डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग बैलेंस थ्री फेज सप्लाई और बैलेंस थ्री फेज लोड के बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि थ्री फेज की सप्लाई क्या है। ठीक, तो हमें मालूम है कि हमारे जो जनरेटर्स हैं, पावर प्लांट पर जो जनरेटर होता है वो थ्री फेज का जनरेटर होता है और थ्री फेज की सप्लाई वो जनरेट करते हैं। ठीक, जनरेटर का सिंबल हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ये हमारा सिंबल है। और जो हमारा थ्री फेज का जनरेटर है वो या तो स्टार में कनेक्टेड होगा या तो फिर डेल्टा में। और याद करो, हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन फर्स्ट यूनिट में देखे थे। ठीक, तो ये थ्री फेज का हमारा जनरेटर मान लो स्टार में कनेक्टेड है। यहाँ पर एक फेज है, ये एक फेज है और ये एक फेज है, ये स्टार में कनेक्टेड है। तो यहाँ से एक कुछ वोल्टेज बनेगा V1, इसका कुछ वोल्टेज बनाएगा, ये कुछ वोल्टेज बनाएगा। और ये तीन अलग अलग जनरेटर नहीं है, एक जनरेटर के अंदर ही हम लोग तीन तरह की वाइंडिंग, ये मान लो एक फेज है, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, तीन फेज हमने और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हमने। और ये तीन सब तार हमने जनरेटर से बाहर निकाल दिए। तो ये थ्री फेज का हमारा जनरेटर है। ये इस जनरेटर के अंदर जब हम लोग जनरेटर की बात करेंगे थ्री फेज सब, ये हम लोग फोर्थ यूनिट में अल्टरनेटर या थ्री फेज जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि ये थ्री फेज का जनरेटर वर्क कैसे करता है। अभी हमको मालूम है बस केवल कि थ्री फेज जनरेटर का एक फेज ये है, एक फेज ये और एक फेज ये, तीनों के तीनों ये स्टार में कनेक्टेड हैं। और यहाँ से एक वोल्टेज निकला V1, यहाँ से वोल्टेज निकला V2, यहाँ से वोल्टेज निकलेगा V3। ये तीन फेज के वोल्टेज को जनरेट करेंगे। तो अब ये बैलेंस कब कहा जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं। तो सबसे पहले बात करनी है बैलेंस थ्री फेज सप्लाई। तो अ सप्लाई थ्री फेज सप्लाई इज सेट टू बी बैलेंस्ड इफ इट्स फेज वोल्टेजेज आर, जो इसके फेज वोल्टेज V1, V2 और V3 निकले थे, तो फेज वोल्टेज देखो V1 क्या है, √2 Vp साइन ओमेगा टी, साइन या कॉस कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिखा √2 Vp, तो भाई √2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई ये तो हमारी √2 Vp मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी, √2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा Vp। हमने ऐसे लिख लिया है कि इसको हम Vp बोलेंगे, √2 Vp साइन ओमेगा टी। इसका फेज कितना है, देखो इसका फेज है 0 डिग्री। दूसरा जो वोल्टेज बनेगा वो अगर ये 0 डिग्री पर है तो दूसरे फेज का जो वोल्टेज होगा वो होगा √2 Vp। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और यहाँ पर एंगल क्या है, -120 डिग्री, मतलब इसका फेज जो है ये -120 डिग्री पर। और तीसरा जो है √2 Vp और साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। इसका मतलब अगर हमारे पास देखा जाए तो एक 0 डिग्री का फेज, एक -120 डिग्री और एक +120 डिग्री का फेज। तो अच्छा, इन तीनों के बीच में, तीनों फेजर के बीच का एंगल का डिफरेंस कितना है, ये 120, ये भी 120 और ये भी 120 का होगा। और आप लोग याद करो कि 11th में आपने पढ़ा था तीन वेक्टर्स अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री का है और मैग्नीट्यूड सेम है तो इनको ऐड करने पर इनका एडिशन किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। हम लोग यहाँ पर भी अभी ये करके दिखा देंगे। ठीक, तो तीन वेक्टर्स, अच्छा मान लो अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो उस केस में वो दोनों आपस में इसका एडिशन जो करोगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये तीनों के तीनों वोल्टेज जो बन रहे हैं, इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट सम 0 के बराबर होना चाहिए और इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और इन तीनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, तो अब जैसे मान लो इस V1 को हम लिख क्या सकते हैं, फेज पोलर फॉर्म में लिखें या इसका फेजर डायग्राम के फॉर्म में लिखें, तो V1 को लिख सकते हैं Vp एंगल 0, V2 को क्या लिख सकते हैं, Vp एंगल -120 डिग्री एंड V3 को क्या लिख सकते हैं, Vp एंगल +120 डिग्री। ठीक, तो अगर हम Vp कॉमन ले लें, सब में Vp है और हम 1 एंगल 0 प्लस 1 एंगल -120 डिग्री प्लस 1 एंगल +120 डिग्री अगर ऐड कर दें तो एडिशन 0 आना चाहिए। मैं करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर में आप देखो, ब्रैकेट बनाओ, 1 एंगल 0 प्लस 1 एंगल -120 डिग्री प्लस 1 एंगल 120 डिग्री, ब्रैकेट बंद कर दो, इक्वल करो। देखो रियल पार्ट इसका क्या आया, 0, इमेजनरी पार्ट क्या आया, 0। अगर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, R एंगल थीटा, मैग्नीट्यूड क्या आया, 0, फेज क्या आया, 0।
सबको जीरो, मतलब ये बैलेंस तभी होंगे जब इन तीनों का अलजेब्रिक सम, जो तीनों का रिजल्टेंट जो है वो जीरो के बराबर। तो तीन वोल्टेज इस तरीके से अगर हैं कि उन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। आप ये भी कह सकते हो कि सर आपने जीरो से ही क्यों शुरुआत किया। चलो हम जीरो नहीं लेते हैं, पहले वाले का फेज हम ले लेते हैं 10 डिग्री। ठीक, तो अगर पहले का फेज आपके पास 10 डिग्री है तो दूसरा वाला फेज कितना हो जाएगा, 10 डिग्री पर है तो वो दूसरा फेज क्या होगा, बोलिए, -110 डिग्री, और तीसरा क्या होगा 130 डिग्री। सब 10 डिग्री का क्या हो जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। तो अब हम लोग इस पर भी देखते हैं, 1 एंगल 10 प्लस 1 एंगल -110 प्लस 1 एंगल 130 इक्वल करो, वैल्यू जीरो आई, आर एंगल थीटा करिए जीरो, मैग्नीट्यूड और फेज सब कुछ जीरो। इसका मतलब तीन वेक्टर्स, उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री का है, बीच का फेज का जो डिफरेंस है 120 डिग्री, और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो हमेशा बैलेंस कहे जाएंगे। तो हमारी जो 3 फेज की सप्लाई है वो बैलेंस कब होगी, जब तीनों फेज का मैग्नीट्यूड, तीनों वोल्टेज के जो फेज का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो और तीनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है 120, यहाँ से हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया तो यहाँ पर जीरो बोला, इसको -120 डिग्री और +120। बहुत सी बुक्स में -120 डिग्री को इसको लोग VP एंगल 240 डिग्री भी लिखते हैं, लेकिन ये लिखना थोड़ा सा गलत है। हम कभी इस पर चर्चा करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं तो उसको हम लोग निगेटिव साइड में ही लिखना चाहते हैं। 240 डिग्री को अगर देखो यहाँ पर 240 डिग्री, ये आपके पास 0, ये 90, ये 180 डिग्री, तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है तो हम पॉजिटिव में लिखते हैं, और उसके बाद अगर 90 से बड़ा है तो हम इसको निगेटिव में ऐसे काउंट करते हैं, इस तरीके से काउंट करते हैं। तो हमने उस तरीके से लिखा है, तो हमारा बैलेंस 3 फेज सप्लाई हो गई। बैलेंस 3 फेज लोड क्या है, और 3 फेज लोड इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3, मतलब जो तीनों फेज का जो इम्पीडेंस है वो बराबर होना चाहिए। याद करो हम लोगों ने जब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस लोड के बारे में बात की थी, तो उसमें R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 बोलते थे, या R12 इक्वल टू R23 इक्वल टू R31 इक्वल टू R डेल्टा या R स्टार बोला करते थे। उस तरीके से हमने बात की कि Z1 Z2 Z3 तीनों बराबर है, मतलब तीनों के अंदर सेम रजिस्टेंस, तीनों के अंदर सेम इंडक्टेंस या तीनों के अंदर सेम कैपेसिटेंस अगर होगा तो वो सिस्टम हमारा क्या बोला जाएगा, लोड बैलेंस कहा जाएगा। और इसको हमने एक नाम दे दिया, चूंकि फेज का इंपीडेंस है तो उसको हमने नाम दे दिया ZP, और इसका एंगल प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। अगर इंडक्टिव सर्किट होगी तो प्लस थीटा आएगा और कैपेसिटिव होगी तो माइनस थीटा आएगा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा वोल्टेज आप इस लोड पर अप्लाई करोगे तो करंट भी क्या होगी, अगर देखो इम्पीडेंस का फेज थीटा है तो वो या तो करंट को थीटा डिग्री लीड करा देगा वोल्टेज से, या थीटा डिग्री लैग करा देगा। तो हमने यहाँ पर करंट जो है √2 sin ओमेगा टी प्लस माइनस प्लस थीटा, या I2 √2 sin ओमेगा टी -120 डिग्री, और सब में माइनस प्लस हमने थीटा ऐड कर दिया। अब इनके बीच का भी जो फेज डिफरेंस आप देखोगे तो ये भी 120 होगा और ये भी 120 का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो करंट भी बैलेंस होनी चाहिए। तो या तो आप 3 फेज सप्लाई में करंट को डिफाइन करो, जेड को डिफाइन करो, फिर वोल्टेज लिख लो, या फिर आप वोल्टेज को डिफाइन करो और जेड को। तो हमने बात की कि अगर आपके पास सप्लाई ऐसी है, लोड ऐसा है, देन करंट इन ईच फेज विल बी दिस। ठीक, अब बात करनी है हमें टाइप्स ऑफ 3 फेज सप्लाई या 3 फेज लोड की। तो हमारा जो टाइप्स है वो या तो स्टार कनेक्टेड होगा या फिर डेल्टा कनेक्टेड होगा। अब देखो हमने एक स्टार कनेक्टेड सप्लाई लिखा है, यहाँ पर हमारे पास ये है V1, मान लो ये V2, ये V3। अब तीनों का फेज क्या होना चाहिए, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। स्टार कनेक्शन में एक चीज़ और होती है कि एक हमारा यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होता है, डेल्टा में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो 3 फेज की सप्लाई हमने यहाँ ले ली और इसको हमने 3 लाइन से जोड़ दिया, जो मतलब पोल पर जाते हैं। अक्सर आपने पोल पर देखा होगा कि पोल अगर ये ऐसे हैं तो यहाँ पर आपके 3 लाइन ऐसे दिखते हैं, तो ये हमें लाइन कहा जाता है। लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, और एक न्यूट्रल वाली भी लाइन होती है। तो ये 3 लाइन्स होते हैं, वो यही तीनों फेज से जो बाहर निकले होते हैं वायर, वही हमारी 3 लाइन्स होती है। ठीक, अब
लोड अगर हमारे पास लगा है तो लोड को हमने ऐसे लिख दिया, ये ZP हमारा है, ये भी हमारा ZP, ये भी ZP। बैलेंस अगर है तब हम बात करेंगे इस तरह से ZP ZP ZP। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हो सकता है वो Z1 होगा या Z2 होगा, Z3 होगा। डेल्टा कनेक्शन में सप्लाई ऐसे कनेक्टेड होगी या फिर लोड हमारा ऐसे कनेक्टेड होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और है, थोड़ा सा उसके लिए हम लोग सिंगल फेज के बारे में एनालिसिस करके इसके बाद फिर वहाँ पर आते हैं। सिंगल फेज मान लो हमारे पास ये VPS, VP मतलब फेज वोल्टेज सप्लाई का, हमने एक फ़ैन है, इस फैन को कनेक्ट किया, फैन के 2 टर्मिनल बाहर निकले हैं और हमने 2 वायर से इसको ले जाके स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। तो स्विच बोर्ड से जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमारा फेज वोल्टेज है। अब आप देखो, जो ये वायर जिससे हम लोग जोड़ते हैं, इस वायर को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ये वायर हमारा क्या है, लाइन है, ठीक, इसको हम लाइन बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, फेज है। थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा लाइन और फेज में। तो अब भाई मान लो हमारा ये फैन है, फैन के ये 2 टर्मिनल हैं, इन 2 टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज कहा जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर वाइंडिंग होगी ऐसे, और इस दोनों वाइंडिंग के बीच का जो वोल्टेज है वो हमारा फेज वोल्टेज है। तो इसको हमने लिखा VPL, लोड का फेज वोल्टेज। और जिन वायर से जोड़ा गया है उन वायर के 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज जो कहा जाएगा वो हम बोलेंगे VL, लोड लाइन वोल्टेज। अच्छा, थोड़ा इसमें KVL लगा दो, तो KVL लगाओगे तो ये प्लस, यहाँ पर हमारे पास ये प्लस, ये माइनस, इस तरीके से है। तो ये क्या होगा, प्लस VL माइनस VPL इक्वल टू 0, मतलब प्लस VL माइनस VPL इक्वल टू 0 या VL इक्वल टू VPL। मतलब जो लाइन का वोल्टेज है वो फेज का वोल्टेज है सिंगल फेज में। और ये इस लाइन पर जो करंट चलती है उस लाइन की करंट को हमने IL नाम दे दिया, और इसके अंदर जो करंट जा रही है उसको हमने IP नाम दे दिया, फेज करंट। और आप देखो यहाँ पर जैसे जो करंट जितनी आई उतनी करंट चली जाएगी, तो ये हमारी फेज करंट है। तो लाइन करंट और फेज करंट यहाँ पर क्या है, इक्वल है। इसीलिए जब भी हम लोगों ने सिंगल फेज सप्लाई की बात करते थे वहाँ पर हम लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज, लाइन करंट या फेज करंट के बारे में कभी जिक्र नहीं किया करते थे। लेकिन 3 फेज की सप्लाई जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट ये अलग अलग हो सकते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं। अब देखो, मान लो ये हमारा लोड है, इस लोड को हमने जिस वायर से जोड़ा है बाहर, इन तीनों लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। ये हमारा एक लाइन है, ये लाइन 1 ये वायर है, ये लाइन 2 बोला जाएगा और इसको लाइन 3 बोला जाएगा, ठीक। अच्छा, अब 2 लाइन के बीच का वोल्टेज इसको हमने लिखा VL, और यहाँ पर एक फेज है, इस फेज का वोल्टेज हमने लिखा VP। अब आप देखो कि क्या ये VL इस VP के बराबर है। KVL आप लगाओगे तो प्लस VL माइनस VP, और इस फेज का भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा जो फेजर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का पोलर सम मिलके ये वोल्टेज बन रहा है, लाइन का वोल्टेज। तो 3 फेज में ये स्टार कनेक्शन है, तो हमारा जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या है, VL इज नॉट इक्वल टू VP। लेकिन आप इस लाइन की जो करंट चल रही है, इस लाइन की करंट को हमने नाम दिया IL, और इस फेज में जो करंट जा रही है उसको हमने नाम दिया IP। तो आप देखो IL और IP बराबर है, जितना IL आएगा उतना ही करंट इधर चला जाएगा। तो IL और IP क्या है, बराबर। तो ये हमारा फेज है, इसको हम फेज बोलेंगे, फेज 1, ये फेज 2, ये फेज 3, और ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो 2 लाइन के बीच का वोल्टेज यहाँ पर एक फेज के बीच के वोल्टेज के बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइन की करंट फेज की करंट के बराबर दिख रही है। तो स्टार कनेक्शन में VL इज नॉट इक्वल टू VP एंड IL इज इक्वल टू IP होता है, ठीक। अब डेल्टा कनेक्शन थोड़ा देखो, तो ये डेल्टा कनेक्शन हमने यहाँ से एक तार बाहर निकाल दिया, ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 और ये लाइन 3। अच्छा, इन 2 लाइन के बीच के वोल्टेज को हमने नाम दिया VL, और ये 2 फेज हैं, इन फेज के वोल्टेज को हमने नाम दिया VP। अब थोड़ा इसमें KVL लगाओ, ये पूरा क्लोज पाथ में एक VL है और एक VP है, तो प्लस VL माइनस VP इक्वल टू 0। तो यहाँ से VL इक्वल टू VP दिख रहा है। इसका मतलब डेल्टा कनेक्शन में जो VL है वो किसके बराबर है, VP के। लेकिन अगर इस लाइन की करंट को हमने नाम दिया IL, और ये देखो ये इधर टूटेगा, इधर से कुछ करंट आएगी वो इधर टूटेगी फेज में, और इधर से कुछ करंट आएगी इधर, तो इस पॉइंट पर KCL लगाओगे तो वो KCL क्या होगा, IL इक्वल टू IP1 माइनस IP3।
इसका मतलब IL जो है ये फेज करंट के इक्वल नहीं है। पहले फेज करंट में से तीसरे वाले फेज करंट को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास ये लाइन करंट मिल रही है। इसका मतलब ये IL इस IP1 या IP2 या IP3 के बराबर नहीं है, तो लाइन करंट यहाँ पर फेज करंट के बराबर नहीं होती है। तो लाइन और फेज समझ में आ गया आपको। मैं फिर से एक बार बात करता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये 3 फेज का हमारे पास एक लोड है, तो ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं, ये तीनों हमारे फेज हैं, ये फेज 1, ये फेज 2, ये फेज 3। अब इन फेज को हम बाहर सप्लाई देखें। मान लो हमारे पास मोटर है, तो मोटर के 3 तार बाहर निकले हैं, तो तीनों तार कहीं ना कहीं ऐसे जुड़े होंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज। अब ये तीनों तार बाहर निकल के किसी पोल पे से आप तार ले आते हो और इस पोल के इस तार से इसको, इससे इसको, इसको इससे जोड़ देते हो। तो आप जिससे जोड़ रहे हो ये क्या है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है ये, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारे पास लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। तो ये हमारा लाइन 1, ये लाइन 2 और ये लाइन 3। तो फेज क्वांटिटी और लाइन क्वांटिटी 3 फेज की सप्लाई में अलग अलग कनेक्शन में अलग अलग होती है। जैसे स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अलग अलग हैं, लेकिन फेज करंट और लाइन करंट सेम है। डेल्टा कनेक्शन में क्या है कि हमारे पास फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तो इक्वल हैं, लेकिन फेज करंट और लाइन करंट अलग अलग हैं। तो अब भाई लाइन करंट जो है या लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के कितने मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्या है, इसके लिए हम लोग अब कुछ प्रूविंग करेंगे। ये बात अच्छे समझ में आ गई कि हमारे पास 3 फेज में लाइन क्वांटिटी और फेज क्वांटिटी भी होती है। सिंगल फेज में हम लोगों ने लाइन और फेज क्वांटिटी के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंगल फेज में VL VP के बराबर, IL IP के बराबर, मतलब ये लाइन क्वांटिटी और फेज क्वांटिटी इक्वल होती है, इसलिए हमने वहां पर फेज या लाइन के बाद में जिक्र नहीं किया, ठीक। अच्छा एक चीज और बताइए कि आपका जो फैन है, जैसे मान लो ये फैन है, ये फैन का टर्मिनल है, ये पूरा का पूरा इसके कनेक्टेड है। बाहर जो तार से जोड़ा जाता है, जिस तार से जोड़ते हो वो तार ही तो आप देख पाते हो। इसका मतलब आप उस फैन का क्या देख रहे हो, लाइन देख रहे हो। और अक्सर जब मान लो फैन चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, और किसी ने इसके वोल्टेज के बारे में बात किया, तो क्या रनिंग कंडीशन में इसके अंदर जाके इसके फेज का वोल्टेज चेक कर पाएगा क्या आदमी? नहीं, हमेशा इसके लाइन का वोल्टेज ही चेक करेगा। तो ये VL और इसके लाइन की करंट को ही चेक करेंगे। तो जब भी कभी न्यूमेरिकल्स में वोल्टेज या करंट दिए जाते हैं तो वो बेसिकली कौन से होते हैं? अगर नाम नहीं लिखा है कि वो लाइन है कि फेज है, तो कौन सा माना जाएगा? वो हमेशा लाइन का ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ईजिली हम लोग लाइन का वोल्टेज और लाइन की करंट को ही मेजर कर पाते हैं। अच्छा, इम्पीडेंस कहाँ पर होता है? इम्पीडेंस हमेशा फेज का होगा। मतलब ये जो वाइंडिंग करोगे तो इस वाइंडिंग में कुछ अपना R होगा, कुछ L होगा, कुछ C होगा, तो ये RLC से ही हमारा फेज इम्पीडेंस बनता है, तो वो अंदर ही होगा। इम्पीडेंस हमेशा फेज का होता है, लेकिन वोल्टेज VL भी होगा, VP भी होगा, IL भी होगा, करंट IP भी होगा, ZL नहीं होता है, ZP केवल होता है। तो ओम्स लॉ हमारा इन्हीं पर यूज किया जाएगा, लेकिन क्वांटिटीज ये होती हैं। तो जो वोल्टेज और करंट क्वेश्चन में गिवन होते हैं वो हमेशा लाइन के वोल्टेज और लाइन की करंट ही गिवन होती है। अगर कुछ उस पर लिखा नहीं है कि ये वोल्टेज या करंट कौन सा है, तो हम लाइन का ही मानेंगे। जैसे कभी RMS एवरेज मैक्सिमम के ऊपर कुछ नहीं लिखा हो तो हमने RMS मानते थे, वैसे ही हम लोग जब कभी वोल्टेज या करंट के ऊपर लाइन या फेज वर्ड का जिक्र नहीं किया है तो हम लोग उसे लाइन ही मानेंगे, और वो भी लाइन की RMS वैल्यू है। क्योंकि वोल्टेज अगर लाइन का आपको दिया है तो कहीं मैक्सिमम एवरेज RMS वर्ड यूज नहीं करेगा, तो वो हमेशा लाइन का वोल्टेज RMS वोल्टेज ही गिवन होगा। ठीक, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट इन 3 फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज यहाँ इक्वल नहीं थे। स्टार कनेक्शन में VL और VP आपस में बराबर नहीं थे, यहाँ हमने देखा। तो हमको ये बताना है कि VL और VP के बीच में रिलेशन क्या है। तो हमने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया है और हमने रिलेशन लिख दिया है कि क्या होता है, उसको हमने यहाँ पर ऐसे लिखा कि प्रूव दैट इन 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज।
एंड लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, मतलब VL VP के बराबर नहीं था तो VL VP के कितने टाइम के बराबर होगा, तो VL इक्वल टू √3 VP होता है एंड IL इक्वल टू IP। तो अब VP में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो VL के बराबर होगा। जनरली क्वेश्चन इस लैंग्वेज में देता है या फिर आपसे ये भी दे देगा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन लाइन क्वांटिटीज, मतलब आपके पास जो VL है और IL है, एंड फेज क्वांटिटीज जो आपके पास VP है एंड IP है इन बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड। मतलब VL और VP में क्या रिलेशन है, IL और IP में क्या रिलेशन है, आप वो रिलेशन बताइए। तो रिलेशन यही है, तो कभी वो रिलेशन बता के आपसे प्रूविंग कर देते हैं और कभी वो रिलेशन नहीं बताएंगे, बोल देंगे कि आप उसका रिलेशन प्रूव करो अपने आप। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखो, एक हमने 3 फेज का स्टार कनेक्टेड लोड लिया, ऐसे हमने 3 ये बना दिया, ये इम्पीडेंस है ZP, ये भी ZP और ये ZP, और बैलेंस है तो हमने तीनों का ZP वर्ड यूज किया। अब इसको हमने 3 लाइन से जोड़ दिया। अब देखो इसका हमने नाम दिया A पॉइंट, इसको हमने नाम दिया B और इसको हमने नाम दे दिया C, और जहाँ पर ज्वाइंट किया गया है उसको हमने नाम बोल दिया न्यूट्रल। ठीक है, इस A से हमने एक वायर जोड़ दिया, उसका नाम हमने दे दिया A', जनरली ये लाइन 1 है, इसको हमने नाम दे दिया B' और इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया C'। एक्चुअल में A और A' एक ही पॉइंट है, बस केवल हम थोड़ा सा लिखने के लिए उसको हमने A' नाम दे दिया। ठीक, अब इस फेज के वोल्टेज को हमने नाम दिया VAN, यहाँ पर नाम हमने A और N के बीच में पहला फेज है तो इसको हमने नाम दिया VAN। दूसरा फेज जो है B और N के बीच में है इसलिए इसका नाम दिया VBN। तीसरा फेज C और N के बीच में है, इसका नाम हमने VCN दे दिया। इस फेज में जो करंट आ रही है IAN, इस फेज में जो करंट जा रही है IBN और इस फेज में जो करंट जा रही है ICN नाम दे दिया। ठीक है, अब इस 2 लाइन के बीच का वोल्टेज, ये दोनों लाइन है तो दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज हमने नाम दे दिया VAB। हम A', B' भी लिख सकते हैं लेकिन हमने उसको VAB लिखा क्योंकि A', B' एक्चुअल में A और B ही है, इसलिए हमने उसको VAB लिख लिया। दोनों इस 2 लाइन के बीच का वोल्टेज VBC और इस 2 लाइन के बीच का वोल्टेज VCA। पूरा साइक्लिक क्रम में सारी चीज़ें चलेंगी, जैसे हम लोगों ने स्टार डेल्टा की प्रूविंग कर रहे थे साइक्लिक क्रम में, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो पहले 2 लाइन के बीच का वोल्टेज VAB, दूसरे 2 लाइन के बीच का वोल्टेज VBC और तीसरे और पहले लाइन के बीच का वोल्टेज VCA, ये हो गया। अब पहले लाइन की करंट चूंकि I' जो I करंट जा रही है वो A' से A की तरफ जा रही है तो हमने इसको नाम दे दिया IA'। अब वही तुम समझ लो कि A' हमने वर्ड क्यों यूज किया, हम वोल्टेज तो अलग अलग लिख सकते थे लेकिन करंट हम IAA लिखते, तो IAA का मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ, इधर से इधर या इधर से इधर, इसलिए हमने A' मतलब A' से A की तरफ करंट जा रही है। ये IB' और IC'। आप IAA, IBB और ICC भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। ठीक, अब हमने मान लिया कि लेट द फेज वोल्टेजेज आर, तीनों फेज का वोल्टेज हमने एज्यूम किया। फेज वोल्टेज याद करो हमने क्या बताया था कि तीनों फेज के वोल्टेज किस तरीके से होंगे, यहाँ पे देखो लिखा है हमने V1 V2 V3, VP एंगल 0, VP एंगल -120 डिग्री, VP एंगल +120 डिग्री। तो हमने एज्यूम कर लिया यही हमारा पहले फेज का वोल्टेज VP है, ये दूसरा VP और ये तीसरा VP, तीनों के फेज अलग अलग होंगे तो हमने इसको लिखा VP एंगल 0 और VBN को लिखा VP एंगल -120 डिग्री और VCN को लिखा VP एंगल +120 डिग्री। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और देखनी है आपको, जब आप इस वाले मेश में, यहाँ से ये जो मेश है इसमें आप KVL यूज करोगे तो आप बताओ इनके बीच का वोल्टेज VAB, यहाँ पर वोल्टेज VAN और यहाँ पर वोल्टेज VBN है। जब आप इधर से इधर जाओगे तो VAN तो आपके साथ चला लेकिन VBN आपके अपोजिट चला, इसका मतलब ये वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा VAB इक्वल टू VAN माइनस VBN। कैसे आप देख लो, इससे जब करंट इधर आए तो ये प्लस ये माइनस, इससे करंट इधर से इधर जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर ये प्लस माइनस है तो प्लस VAB माइनस VAN प्लस VBN इक्वल टू 0, तो VAB इक्वल टू VAN माइनस VBN। ये पहले फेज का वोल्टेज है और ये दूसरे फेज का वोल्टेज है। तो हम इसी चीज़ को अगले पेज पे यहाँ लिख रहे हैं कि बाय यूजिंग KVL VAB इक्वल टू VAN माइनस VBN। बड़ा आसान सी प्रूविंग है। VAN को हमने क्या यूज किया था, VP एंगल 0, और VBN को क्या यूज किया था, VP एंगल -120 डिग्री। VP कॉमन ले लो, 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल -120 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, आप सीधे कैलकुलेटर में आओ, ब्रैकेट बनाओ, 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल -120 डिग्री।
ऐसे करो, ब्रैकेट बंद, इक्वल कर दो तो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो 1.5 रियल पार्ट मिला, हमने यहाँ 1.5 लिखा और शिफ्ट दबा के इक्वल कर दो तो 0.866, तो 0.866 आई है, उसको हमने जे लिख लिया। ठीक, अब इसको अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, शिफ्ट दबा के आर एंगल थीटा का कमांड दे दें तो इक्वल करो, देखो इसकी वैल्यू आ रही 1.732, तो हमने इसकी जगह पर लिख लिया 1.732 और इसका एंगल देखो कितना आया 30 डिग्री। ठीक, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 1.732 को इतना और ये, अच्छा 1.732 कुछ नहीं है, वो √3 है और एंगल 30 डिग्री। तो अब थोड़ा सा इसको हम अरेंज करके √3 VP लिख लिया और इसका एंगल 30 डिग्री। अच्छा VAB क्या था, ये तो लाइन का वोल्टेज था ना, तो इसको हमने लिख लिया पोलर फॉर्म में। अगर हम नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो VL एंगल थीटा 1। अब इसकी और इसके कंपैरिजन कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड VL के बराबर, VL इक्वल टू √3 VP और थीटा इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं बाय दिस रिलेशन वी कैन से दैट लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। अच्छा बाय यूजिंग KCL नोड A, नोड B और नोड C पर, देखो नोड A पर इधर से जो करंट आ रही है वही करंट इधर चली गई, मतलब IA' A इक्वल टू IAN, IB' B इक्वल टू IBN और IC' C इक्वल टू ICN। हमने यहाँ पर भी दिखाया था कि लाइन करंट्स और फेज करंट सेम होती है, तो यहाँ पर हमने IA' A इक्वल टू IAN, IB' B इक्वल टू IBN, IC' C इक्वल टू ICN। तो IA' A कुछ नहीं है IL और ये IP है, तो IL इक्वल टू IP, यहाँ भी IL इक्वल टू IP, यहाँ भी IL इक्वल टू IP। अब इसके बाद फेजर डायग्राम बनाना होगा, तो हम लोगों ने तीनों फेज वोल्टेज माने थे, VP एंगल 0, ये VP एंगल -120 डिग्री और इसको VP एंगल +120 डिग्री। अच्छा आप बताओ कि हमें AN में से BN को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करते थे आप लोग? मान लो आपके पास ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B, तो हमें बनाना है A माइनस B। तो आप क्या करते थे, पहले वेक्टर A बनाते थे और इसके बाद माइनस वेक्टर B आप बना लेते थे। तो A माइनस वेक्टर B, तो अब प्लस वेक्टर B नहीं, माइनस वेक्टर B को आप यहाँ से बना दो ऐसे, और इसके बाद इसको आप मिला देते थे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाता था। या जब आप, ये ट्रायंगल रूल है, अगर आप इसका पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन की बात करोगे तो एक वेक्टर ये A है और ये वेक्टर -B है, तो आपने वेक्टर A बनाया और यहाँ पर माइनस वेक्टर B बना दिया और इन दोनों को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम रूल लगा दो, इससे इसको मिला दो, तो यही हमारा हो जाता था A माइनस B। आप एक बार दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक बार देखना और इसके बाद तो फिर हमने यहाँ पर उसी चीज़ को यूज किया है। AN में से BN को सब्ट्रैक्ट करोगे तो AB मिलेगा, तो BN तो यहाँ है तो हमने इसको जस्ट पीछे लाइन बना दी, तो ये माइनस VBN हो गया। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड कर दोगे तो हमारे पास AN माइनस BN तो वो मिल जाएगा। तो अब ऐड करने के लिए हमने पैरेललोग्राम रूल कंप्लीट कर लिया और इसके डायगोनल को मिला दिया, तो ये VAB बन गया। और आप देखो कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री। जब इसको पीछे कर बना दोगे तो ये लाइन स्ट्रेट हो गई, यहाँ का एंगल 120 डिग्री, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, दो बराबर वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पर हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 30 डिग्री पर ही चला जाएगा। तो जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो पहले फेज वोल्टेज से 30 डिग्री पर। वैसे ही हम AB के बीच में बात की, हम VBC भी निकाल सकते हैं, VCA भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग BC और CA का भी देख लेंगे, लेकिन एक का आपने देख लिया, मोर देन सफिशिएंट है ये। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग डेल्टा कनेक्शन का जो रिलेशन अलग अलग है कि वोल्टेज तो सेम होते हैं लेकिन करंट अलग अलग होती है, तो उसको हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।